तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 18 नंबर का, और 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए संभावित विभिन्न प्रकार के समावयवताओं की सूचीबद्ध कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखो बेटा जी, उप सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं इनकी समावयवता को हम दो भागों में बांटते हैं। अब समावयवता क्या है? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन त्रिविम्य ज्यामिति, IUPAC नाम इन सब के अंदर अंतर हो, या फिर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन देखने को मिले। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एक दूसरे का समावयवी कह देते हैं। तो हम इन्हें मोटा मोटा दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं संरचना समावयवी और दूसरे को अपन कहते हैं त्रिविम समावयवी। त्रिविम समावयवी यानी कि एक को तो हम देखेंगे केवल और केवल उसकी संरचना में परिवर्तन के आधार पर, और दूसरे को अपन देखेंगे 3D के आधार पर। तो त्रिविम को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ज्यामिति समावयवी और दूसरा ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवी ठीक है जी। और संरचना समावयवी हमारे पास जो हमारी NCERT की बुक है उसमें 4 प्रकार का दिया है। अगर आप हुई की बुक पढ़ोगे तो वहाँ 9 प्रकार का है, और अगर आप और बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ डिफरेंट तरह का है। तो हमें केवल NCERT को फॉलो करना है, तो हम भी कहेंगे कि 4 प्रकार का है। तो पहला कौन सा है? बंधनीय समावयवी। दूसरा आयनन समावयवी। तीसरा है आपका उप सहसंयोजन समावयवी। और चौथा है आपका विलायक योजन समावयवी। तो इनको नंबर दे रहा हूं मैं 5 और 6। फटाफट से इन सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं, और इतना ही पेपर में लिखना है। प्रश्न है उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए संभावित यानी जितने हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के समावयवता को सूचीबद्ध कीजिए। केवल हमें उनकी परिभाषा लिखनी है और उनका एक एक उदाहरण देना है, या फिर उनका नाम लिख करके केवल उदाहरण देने से भी काम चल जाएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न 3 नंबर का वे बना देता है तो आप इनकी परिभाषा जरूर लिखना। अगर प्रश्न में 2 नंबर का बनाए तो आप केवल इस डायग्राम को बना देना, और इनके बारे में बंधनीय समावयवता क्या होता है थोड़ा सा बता करके लिए उसका आप एग्जाम्पल दे दोगे। तो मैं 2 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन को ट्रीट कर रहा हूँ, और आपको उसी के हिसाब से इसे देख लेना है। ठीक है बेटा जी। यहाँ देखो, तो पहला क्या है? पहला है बंधनीय समावयवता। अब बंधनीय समावयवता ये उभयदंती लिगेंडों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यह है उभयदंती लिगेंडों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। जैसे ये हमारी मेटल है, इससे एक बार NO2 में ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर सकता है और दूसरी बार नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोबाल्ट NH3 का 5 और NO2। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग की है Cl2, तो इसका जो हमें पीला रंग प्राप्त होता है, तथा CO NH3 का 5 और ONO, ठीक है ना, Cl2, इसका हमें लाल रंग प्राप्त होता है। तो बंधनीय समावयवी का कि जो हमारी मेटल है, केंद्रीय धातु है, उसके साथ में कौन बंध बना रहा है? एक ही लिगेंड जो दो तरफ से बंध बना सकता है, लेकिन बनाएगा वह एक बार में एक ही तरफ से। बोलो भाई, आप किसी व्यक्ति के 2 हाथ हैं, दोनों हाथों से खाना खा सकता है, ठीक है, ये उसका स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो एक बार में एक ही हाथ से खाना खाएगा। यही उसके उभयदंती होने का प्रकार है। दूसरा देखो, दूसरा है आयनन समावयवता। बहुत इजी समावयवता है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आयनन समावयवता। इसमें क्या है? जब प्रति आयन स्वयं एक लिगेंड हो, जब प्रति आयन स्वयं एक लिगेंड हो, तो यह समावयवता पाई जाती है। कैसे? जैसे हमारे पास ये है कोबाल्ट NH3 5 SO4 और Br। अब देखो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, और इसकी ज्यामिति कैसी अष्टफलक की है,
तो अब क्या होगा कि Br माइनस एक प्रति आयन की तरह कार्य कर रहा है जो इसकी संयोजकता को पूर्ण कर रहा है, लेकिन Br माइनस प्रति आयन होने के साथ साथ एक लीगेंड है, तो वो क्या करेगा, इस दिक स्थान में जा सकता है और SO4 इस दिक स्थान से बाहर आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एक कंपाउंड ऐसा मिलने की पूरी संभावना है या पाया जाता है जिसमें SO4 हमारा बाहर निकल जाए और Br अंदर आ जाए। तो हमें पता है SO4 की संयोजकता -2 होती है और इसकी +2। देखो अष्टफलकीय ज्यामिति अभी भी अष्टफलकीय है और हमको यहाँ आयनन में अंतर देखने को मिला, इसलिए समाव्यवता का नाम रखा गया आयनन समाव्यवता। तीसरी समाव्यवता है हमारे पास उपसह संयोजन समाव्यवता। ये क्या है, जब उपसह संयोजक सत्ता में भिन्न धातुओं की धन आयनिक एवं ऋणायनिक स्थिति के कारण लिगेंडों में अंतर परिवर्तन हो। समझना बहुत इजी है। जैसे देखो ये कोबाल्ट का एक कंपाउंड है जो जिसमें NH3 बन रहा है और क्रोमियम के साथ में ये अपनी संयोजकताओं को पूरी कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक उपसंयोजक यौगिक है लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ क्या होगा कि इसकी जो उपसंयोजन सत्ता है और इसकी उपसंयोजन सत्ता है, तो यहाँ का लिगेंड तो यहाँ मूव कर जाए और यहाँ का लिगेंड यहाँ मूव कर जाए, तो होगा क्या, देखो भाई जब यहाँ का लिगेंड यहाँ मूव करेगा तो ये NH3 हो गए 5 और एक साइनाइड यहाँ आ गया, बोलो। ऐसे ही यहाँ Cr में Cn रह गए 5 और एक NH3 यहाँ आ गया। तो इस प्रकार की समाव्यवता को अपन उपसह संयोजन समाव्यवता कहेंगे, उपसह संयोजन समाव्यवता कहेंगे। इसके बाद में चौथे प्रकार की समाव्यवता होती है हमारी विलायक योजन समाव्यवता। इस समाव्यवता को मैं छोटी बहन कहता हूँ, किसकी, आयनन समाव्यवता की। इसमें एक बात याद रखनी है, जब विलायक के रूप में H2O प्रेजेंट हो तभी यह समाव्यवता देखी जाएगी। तो देखो क्या हम कहेंगे, जब जल विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है तब यह प्रस्तुत होती है। जैसे ये देखो भैया, क्रोमियम H2O6 अष्टफलकीय संकुल है, Cl3 रंग कैसा है, बैंगनी। अब देखो H2O बाहर, Cl अंदर, Cr H2O5 Cl अंदर, Cl2.H2O रंग कैसा प्राप्त हुआ, नीला हरा। और यहाँ देखो क्रोमियम H2O4 Cl2, एक और Cl2H2O रंग प्राप्त हुआ गहरा हरा। तो यहाँ पानी दिक् स्थान में चला जाएगा, दिक् स्थान से बाहर निकल जाएगा और जो प्रति आयन है वह दिक् स्थान में आ जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि बिना H2O के यह समाव्यवता नहीं देखी जाएगी। इसके बाद में अगली समाव्यवता आती है हमारे पास ज्यामितीय समाव्यवता। अब नाम से ही पता चल रहा है ज्यामिति में आए परिवर्तन के कारण यह समाव्यवता उत्पन्न होगी। बोलो भाई क्या कहेंगे अपन, जब भिन्न ज्यामितीय स्थितियों के कारण यह समाव्यवता प्राप्त होती है। जैसे ये हमारे पास प्लेटिनम का संकुल है और क्या बना रहा है, यह बना रहा है वर्ग समतलीय। यहाँ NH3, यहाँ NH3 और यहाँ क्लोरीन। और आप 1 सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। यहाँ Cl। ऐसे ये प्लेटिनम का है संकुल,
ये Cl, ये Cl, ये NH3, ये NH3। अब वर्ग समतली में ये दोनों Cl 90 डिग्री पर चले गए और ये दोनों NH3 90 डिग्री पर चले गए, और इन Cl और Cl के बीच में जो म्यू है उसका मान 0 नहीं बचा, क्योंकि यह Cl अपना ध्रुव आघूर्ण को इधर की तरफ लेकर जाएगा और यह Cl इधर की तरफ ले जाएगा, तो म्यू का मान यहाँ 0 नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति में देखो ये दोनों Cl 180 डिग्री पर चले गए और ये दोनों NH3 भी 180 पर डिग्री पर चले गए, तो यह Cl इस मॉलिक्यूल के ध्रुव आकर्षण को ऐसे खींचेगा और ये ऐसे खींचेगा, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको अपन कहेंगे विपक्ष या ट्रांस, और इसको अपन कहेंगे सिस या समपक्ष। इसी समाव्यवता को हम कह देते हैं ज्यामितीय समाव्यवता। और लास्ट जो है वो है हमारे पास ध्रुवण या प्रकाशिकी समाव्यवता, ठीक है ना। जो दर्पण समाव्यक्ति हो, कायरल की तरह हो, जैसे दो हमारे हाथ, ठीक है ना, जो एक दूसरे के पूरक हो लेकिन दर्पण में एक दूसरे से भिन्न दिखते हों। लिखो, जब दो समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित हुए बिना एक दूसरे के दर्पण समावयवी हो तो यह समावयवता देखने को मिलती है। जैसे देखो भैया, ये प्रकाश को डी की तरफ घुमाएगा, ये एल की तरफ घुमाएगा। कोबाल्ट लेते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। कोबाल्ट कैसी ज्यामिति है? अष्टफलकीय ज्यामिति है। एथिलीन डाइएमीन ले लिया, बोलो जी क्या ले लिया? एथिलीन डाइएमीन ले लिया, ये कोबाल्ट। और ये क्या बना आपका? इसका विपरीत दर्पण प्रतिबिंब। ये प्रकाश को किधर की तरफ घुमा रहा है? डी की तरफ। ये प्रकाश को घुमा रहा है एल की तरफ, इसलिए अपन इस समाव्यवता का नाम कह रहे हैं ध्रुवण समाव्यवता। तो यहाँ तक ये आपका प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो।